जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं मीना मकवाना MNT न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्राइम टाइम चर्चा में हम चर्चा करने वाले हैं आदिवासी की जनगणना। आदिवासी की जनगणना ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। जैसे ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है, ऐसे ही ओबीसी आदिवासी की जनगणना में ओबीसी आदिवासी लोग धर्म का कोड की मांग कर रहे हैं और इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आदिवासी ये शब्द जो है एक ऐतिहासिक शब्द है जिसके अंदर एक इतिहास छुपा हुआ है। आदिवासी लोग जो आदि अनादि काल तक जंगलों में रहे और उस जंगलों में रहकर उस जंगलों में शरण लेकर वहां पे रहे और जंगल का संरक्षण किया और इसकी वजह से वहां पर हमारे भारतीय संविधान ने भी उसको जल जंगल जमीन की उनको मालिक बनाया है और इसकी वजह से आज भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या बिन आदिवासी आज कोई भी आदिवासी की जमीन नहीं ले सकता है। अगर हम आदिवासी की इतिहास की चर्चा करें तो जब पहली जनगणना हुई थी 1871 से लेकर 1941 तक जो जनगणना हुई उनको उनमें आदिवासियों को अबॉर्जिनल, एनिमिस्ट, ट्राइबल रिलीजियन एंड ट्राइब्स कहा जाता था। उसके बाद आजाद भारत में उनको शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है, यानी कि एसटी। एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब यानी जो ट्राइब में आने वाली जातियों का एक लिस्ट है। और अगर हम इसको देखते हैं कानूनी विश्लेषण के तौर पर भी, तो जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने भी न्यायाधीश श्री SP सेन ने अपने निर्णय में यह निर्धारित किया कि भारत के आदिवासी हिंदू नहीं है, वे हिंदुओं से भिन्न जंगलों में रहने वाले लोग हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी में भी नहीं आते हैं। तो भारत के जो आदिवासी है वो हिंदू नहीं है और भारत सरकार अभी तक इन लोगों की गिनती हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई या अन्य में कर रही है, जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है क्योंकि उनकी जो स्वतंत्र आइडेंटिटी है वो उनकी खो रही है और उनको जो हक अधिकार मिलने वाले हैं वो मिल नहीं रहे हैं। और अगर अन्य में उनकी गिनती होती है तो सरकार उसके लिए कोई पॉलिसी बनाने वाली नहीं है। तो जो आदिवासी लोग हैं उनको बहुत अन्याय हो रहा है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आज का जो विषय है आदिवासी प्रकृति पूजक है, उनकी जनगणना के लिए अलग कोड निर्धारित हो। इसमें हमारे वक्ता है माननीय मूल निवासी डॉक्टर उमेश चंद्र गौंड, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बामसेफ के। तो मैं आमंत्रित करती हूँ उमेश चंद्र गौंड जी को। डॉक्टर उमेश चंद्र जी, जय भीम, जय मूल निवासी। और मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक है और ये आदिवासी प्रकृति पूजक है और ये हिंदू धर्म से भिन्न है। ये हिंदू उनके जो रीति रिवाज है, उनकी जो सभ्यता है उनसे अलग है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आदिवासी जो लोग हैं, आदिवासी की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास क्या है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। डॉक्टर उमेश चंद्र गौड़ जी। धन्यवाद मैडम, MNT न्यूज नेटवर्क पे आमंत्रित करने के लिए। ये विषय जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आज से 2 साल पहले भी डिस्कस किया गया था और दिन भी लगभग यही था। जो आपका प्रश्न है आदिवासी प्रकृति पूजक है, विषय में 2 चीजें आपने डाली हुई है। आदिवासी प्रकृति पूजक है और दूसरा जनगणना में इनका एक कोड डिसाइड होना चाहिए। आदिवासी प्रकृति पूजक कैसे है ये समझना हम सभी के लिए आवश्यक है।
प्रकृति पूजा का मतलब क्या है? बी नेचुरल, इको फ्रेंडली। पूजा मीन्स सम्मान देना। वो केवल सर झुका ले, हम क्या सर झुकाते हैं तो क्या करते? सम्मान ही देते हैं। बुद्धा की मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। बाबा साहब के चित्र के सामने सर झुकाते हैं, उनको सम्मान देते हैं। प्रकृति को भी हम सम्मान देते हैं, और प्रकृति को सम्मान देने के लिए हमें सर झुकाने की जरूरत नहीं, प्रकृति के साथ चलने की जरूरत है। वो हम कैसे चलते हैं? जब आदिवासी की बात आ रही है, जबकि आदिवासी कोई कानूनी शब्द नहीं है और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इंडिजिनियस कहा गया है, अबोरिजिनल कहा गया है, और हम लोगों ने इसको आदिवासी कहा, मूल निवासी कहा, कोई मूलवासी भी कहता है। तो ये इनकी जीवन शैली क्या रही, इनका पहचान क्या रहा? तो अगर हम इसको देखते हैं तो पहले आदिवासी जो हैं, जो यहाँ के एबोरिजिनल हैं, उनके सरनेम को ध्यान दें। जैसा आपने अभी कुछ स्टेटों का नाम लिया, वहां सरनेम का ध्यान दें। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का नाम, उसके सरनेम में आता है मरकाम। मरकाम, मरकाम का मतलब हो जाता है आम का पेड़, मैंगो ट्री। एक व्यक्ति का नाम आता है कच्छप, सरनेम आता है कच्छप, यानी कछुआ। एक का नाम आता है खालको, झारखंड में जाइए, खालको वहां एक छोटी मछली को कहा जाता है। एक नाम आता है मड़ावी, मड़ावी, मरई, और इस तरह के अपभ्रंश में नाम है। वो क्या होता है? बेल, लता बेल जिसको आप बोलते हैं ना, फूल, बेल का फूल। एक होता है ताड़ाम, मैं एग्जांपल दे रहा हूं केवल, यानी ताड़ाम का मतलब आम जो लगा है, आम का मतलब वृक्ष। ताड़, ताड़ मतलब ताड़ का पेड़ जो आपके गांव में होता है, जिसे ताड़ी निकालते हैं। इसी तरह श्याम, श्याम का मतलब क्या हुआ? श्याम का एक अर्थ होता है सुअर, पिग। ये आप देखेंगे कि इनके नामों के आगे जो लगा हुआ है, सरनेम लगा हुआ है, उस सरनेम का उनके स्थानीय भाषा में मीनिंग है, और उस मीनिंग में आप पाएंगे जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, इनका नाम आता है। और ये जो नाम आता है, इस नाम वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इनका संरक्षण करना उस व्यक्ति का कार्य है। और जिसको ये टोटेम्स, हम इस सरनेम क्या टोटेम्स में आ जाता है, जिसको हमने ये टोटेम साइन दिया है, वो उसका संरक्षण करेगा, उसका भक्षण नहीं करेगा। अब जैसे यादू, यादू कहा जाता है गाय को, गोंडी भाषा में यादू कहा जाता है गाय को। तो गाय का संरक्षण करने वाला, यानी गाय को पालने वाला, वाला भी बोल दिया जाता है। तो कुर्मी, इधर कुर्मी बोला जाता है, कुर्मी यानी कुर्म, कुर्म कछुआ को भी बोला जाता है। तो आप देखेंगे 80 जो भी में लगभग, हम 100% की बात तो नहीं करते, लगभग जो कास्ट बनी हुई है, ये कास्ट जो है, ये भी इन्हीं के ऊपर बनी हुई है, जीव जंतुओं, वनस्पतियों। जैसे हम बोलते मौर्या, आपके महाराष्ट्र में मोरे है ना, कहीं मोरिया, इस तरह के नाम है। और ये क्या है? मोर पक्षी। तो ये जो टोटेम्स दिया गया, सरनेम दिया गया, इससे ये भली भांति परिचित होता है कि ये
जीव जंतुओं वाला नाम है और इस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि ये इनका संरक्षण करे। जब हम संरक्षण करते हैं अपने जीव जंतुओं का, अपने इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति, ये सभी को हम जीव ही मानते हैं। इसी को कहा गया है एनिमिज्म, जो आपने एनिमिस्ट शब्द अभी यूज किया ना, जीववादी, यही है। तो ये जो चीज है, ये बताता है कि हमारा प्रकृति के साथ लगाव कैसा है, और हम प्रकृति का अगर संरक्षण कर रहे हैं, प्रकृति में रहने वाले सभी जीव का संरक्षण कर रहे हैं और साथ में उनका भक्षण भी कर रहे हैं। तो यानी अगर हम भक्षण, आज के आप 5000 7000 साल पहले की कल्पना करें, अगर हम सारे के सारे हिरन को मार खा जाए, शेर को मार के खा जाए, चीता को मार खा जाए, बंदर मार के खा जाए, भालू मार के खा जाए, तो बचेगा क्या कुछ? इसलिए संरक्षण भी जरूरी है। तो वो जब हम संरक्षण करते हैं तो हम प्रकृति के साथ चलते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, यानी कि प्रकृति का संरक्षण करते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो हम प्रकृति के पूजक। अब हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, उत्सव होते हैं, ये सारे उत्सव खेती बाड़ी पर होते हैं, जानवरों पर होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में पोलो, इसी तरह झारखंड में शब्दाता ध्यान में नहीं आ रहा है। उस दिन क्या होता है कि जो घर में पालतू जानवर हैं उनकी सेवा की जाती है। सेवा मीन्स उनको तेल लगाना, उनको हल्दी लगाना, उनके खुरों को साफ करके वहां हल्दी लगाना, मतलब पूरा एक ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छी तरह उनको नहला धुलाना, और उसके बाद उनको सजाना। सजाने के बाद जो हम एक खिचड़ी बनाते हैं, मतलब उस समय का बहुत तो मशहूर डिश होता है, और उस खिचड़ी का पहला ग्रास थाली में उन पालतू जानवरों को खिलाया जाता है, और उसी थाली से घर का मुखिया भी प्रसाद कहिए या उसको ग्रहण करता है। तो ये जो चीज है, इसको आप देखिए कि हम अपने साथ जो जानवर को रखे हुए हैं उसको भी हम सेवा कर रहे हैं। झारखंड में इज पोलो बोला जा रहा है, या और भी त्योहार के नाम से अलग जगह अलग अलग नाम दिया जाता है। तो उस दिन हम उस जानवर को किसी कार्य में प्रयोग नहीं करते हैं। झारखंड में है कि बृहस्पतिवार को जानवरों से हम कोई काम नहीं लेते। जानवरों से हम क्या काम लेते हैं? खेती बाड़ी का, खासकर उस समय, या कोई भैंसा गाड़ी या बुल कार्ड इसमें जोतता है, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। तो ये प्रकृति के साथ चलना है। अब सरहुल है, और बहुत प्रसिद्ध कर्मा है ना। तो ये सब आप देखिए, कर्मा में क्या होता है कि हम जब कर्मा आपका भादो एकादशी पे कर्मा मनाया जाता है, सरहुल मनाया जाता है लगभग अप्रैल के महीने, तो वहां पे हम उस डाली को लेके, जो कर्मा डाली है कहा जाता है, वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा उससे मिलता है, और उसको हम ले करके जो अपना उत्सव मनाते हैं, उसमें हम प्रकृति से ही प्रार्थना करते हैं कि बरसात बहुत अच्छी हो ताकि हमारी खेती किसानी बेहतर हो। तो साइंटिफिक रीजन देखिए, तो जितना वाष्पीकरण होगा बरसात उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन उस समय जो ज्ञान था, उस ज्ञान के आधार पर चीजों को और प्रकृति से बांध कर रखने को, चांद, तारे, सूरज, ये पृथ्वी, ये हवा, इन सब की सेवा है। हम कहते हैं हम पृथ्वी की सेवा कर रहे हैं, जमीन की, धरती माँ की, धरती दाई की सेवा कर रहे हैं। तो धरती दाई की सेवा का मतलब क्या है? उसको हरा भरा रखें, उसको पॉल्यूशन फ्री रखें, जो गार्बेज है उसका निस्तारण इस ढंग से करें कि धरती को नुकसान न हो। लेकिन आज क्या है? पॉली बैग, ऐसे ऐसे चीजों का उत्पादन हो गया जो धरती में दबा भी दीजिए तो सैकड़ों साल बाद जो के त्यों निकल आ रहा है। तो धरती के लिए प्रदूषण हुआ। हम कहते हैं जल की सेवा, यानी पानी की सेवा, नीर सेवा। तो नीर सेवा में क्या है? जो हमारे नदी है, तालाब है, या वाटर रिजर्वायर है, तो उनको हम उनमें गंदगी नहीं फैलाएंगे, उसमें कोई इस तरह के कचरे, कूड़े कचरे नहीं डालेंगे जो डिकम्पोज न हो जाए, यानी उसको फ्री रखते हैं। नदी भी है तो वो बहती रहनी चाहिए, रुका पानी गंदा हो जाता है,
तो हम उसमें इस तरह का करके सेवा करते हैं। उसी तरह अग्नि की भी सेवा करते हैं। अग्नि की सेवा का क्या मतलब है कि हम आग में ऐसी वो चीज न जलाएं, ऐसी वो चीज न जलाएं जिससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो, और वायु की सेवा यही है। तो अब आप देखिए, हर जगह से हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कम से कम पॉल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये हमारा जो आप फेस्टिवल कहिए अथवा जो हमारे टोटम्स के अनुसार जो संरक्षण करना है, ये सारे के सारे प्रकृति के साथ। इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। तो ये बड़ा स्पष्ट है। और देखिए, विश्व में जो भी हो रहा है, आज विश्व भी प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन इतनी गड़बड़ हो गई है कि इतना प्रयास करने के बाद भी वो प्रयास नकारात्मक सा लगता है। यूएनओ के बहुत सारी चीजें आई हैं, ओजोन लेयर को संरक्षित करने की बात हो रही है, ग्लेशियर को संरक्षित करने की बात हो रही है, जहां आपका भूमंडल का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। और इस वर्ष आपने अनुभव किया, इस वर्ष आपने अनुभव किया कि कितना तापमान बढ़ा है, ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही हैं। कार्बन को संभालने की बातें हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ाने की बातें हो रही हैं। और आपने अभी कोरोना में देखा कि ऑक्सीजन के बगैर लोग मरे। उस समय सभी लोग उंगलियों में ऑक्सीमीटर लगा के बैठे थे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है। अरे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन लेवल होगा वही तो तुम्हारा मिलेगा। फिर अगर फेफड़े स्वस्थ है, अगर आपने स्वस्थ हवा लिए तो आपके ऑर्गन्स भी सारे स्वस्थ होंगे। ये प्रकृति है, प्रकृति के साथ चलना ही प्रकृति की पूजा है, प्रकृति का सम्मान है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये आपका पहला चीज को मैंने अपने हिसाब से और समय के अनुसार कुछ बेहतर तरीके से रखने का प्रयास किया। अब दूसरे के लिए आप बात करें। जी सर, प्रकृति, आदिवासी प्रकृति पूजक है, इसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि आप जो जंगल में जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं उनकी किस तरह से केयर करते हैं और फिर उसका संरक्षण कैसे करते हैं, और आप उसको भी अपने घर के मेंबर की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो हम ये आगे जानना ये चाहेंगे सर कि हमारी जो आदिवासी की जो जनगणना हो रही है उसमें आदिवासी समाज एक अलग धर्म कोड की मांग कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये अलग धर्म कोड क्यों चाहिए? हाँ, ये प्रश्न बहुत बेहतर है, ये प्रश्न बहुत ही बेहतर है और जायज प्रश्न है कि आदिवासी को धर्म कोड क्यों चाहिए। देखिए, आदिवासी को किसी धर्म कोड की जरूरत नहीं, उसको अपनी पहचान कोड की जरूरत है। इसलिए पहचान चाहिए कि जो इस समय भारत में धर्म जो सांप्रदायिक चल रहा है और जो मजबूत शक्तियां हैं, संगठित शक्तियां हैं, वो चाहती हैं कि हमारा गोला बड़ा हो, हमारा गोला बड़ा हो। और जो पीके में कहा गया ना कि ये बड़ा गोला, तो ये गोल में गोल है। तो गोल में गोल कैसे है? धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है, ये प्योर पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स उसी की सक्सेस होती है जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं। जब ज्यादा सदस्य होंगे तब वर्चस्वता बढ़ता है। तो इस वर्चस्वता को बढ़ाने के लिए भारत में जो हिंदुत्व है वो आदर्श को जो है हिंदुत्व की घुट्टी पिलाकर अपने साथ रखना चाहता है। क्रिश्चियनिटी सेवा भाव से उनकी सेवा करके अपने साथ मिलाना चाहती है। और मुसलमानों के इस्लाम के बारे में कहा गया कि तलवार के बल पे बनाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो विसंगतियां हिंदुत्व के अंदर थी, ब्राह्मणिज्म के अंदर थी या सनातनी के अंदर थी या ब्राह्मण धर्म के अंदर थी,
उस विसंगतियों से यहाँ के मूल निवासियों का सम्मान नहीं था, असमानता का व्यवहार था, क्रमिक असमानता लागू थी। तो सभी व्यक्ति को सम्मान चाहिए, उसकी अपनी गरिमा चाहिए। तो जब गरिमा नहीं मिला तो लोगों ने जब भी धर्म कोई नया आया, जो होशियार लोग थे, जो समझते थे, उन्होंने उसको एडॉप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो 1849 में, अभी मैं सोशल मीडिया पे ही, बॉम्बे में कास्ट सेंसस, कास्ट रिलीजियस बेस्ड सेंसस हुआ था 1849 में। तो उसमें साफ साफ लिखा है ब्राह्मी, उनकी जनसंख्या दी गई है, और फिर लिखा है हिंदू अदर कास्ट, ब्राह्मी एंड हिंदू अदर कास्ट, फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनको एक साथ रखा गया था। तो अब आप देखिए वहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ब्राह्मण एक धर्म है और हिंदू एंड अदर कास्ट उसमें किसी और को रखा गया है। अब ब्राह्मण धर्म अपने को हिंदू बोल दिया। हिंदू बोलने से वो माइनॉरिटी में, जो उस समय 3% भी नहीं था उसका सेंसस के अंदर, आज वो हिंदू बन करके 89% हो चुका है। तो ये जो धर्म के नाम पर जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनका प्राकृतिक धर्म है, नेचुरल है, एमिनिस्ट है, तो इनकी रूढ़ियां हैं, इनके अपने तरीके, इनकी रूढ़ियां हैं। इनका कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। वो किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, वहां एक पत्थर का टुकड़ा रख देंगे अपने देव के हिसाब से, अपने पेन के हिसाब से, और वहीं पे वो जाएंगे, सर झुका के खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, बस हो गया। इतना ही है उनका, कोई देवालय नहीं है। घर में ही उनका सब कुछ है। घर में भी आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खोजेंगे किसी देवी देवता की फोटो, मूर्ति, आज तो मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में वो नहीं था। तो ऐसे लोगों के बीच में अगर हिंदुइज्म जाकर, क्रिश्चियनिटी जाकर के, या इस्लाम जाकर के सोशल वर्क करती है, उनकी सेवा करती है, या उनको डराती धमकाती है, या लालच देती है, तो ऐसे में कुछ लोग इनकी ओर डाइवर्ट होते हैं। अब ये धर्म का मसला इंटरनेशनल मसला क्यों बन गया? ये आज से नहीं था, ये 1935 से ही गोंडवाना महासभा ने, गोंडवाना महासभा ने, या कहिए गोंड महासभा ने, अपने अधिवेशन के दौरान 1935 में साइमन कमीशन के लिए उन्होंने कुछ अपने बिंदु बनाकर प्रेषित किए थे। उसमें मुख्य यही था कि हमारे रूढ़ी परंपरा को संरक्षित किया जाए। आप तो चले जाओगे, लेकिन हमारा खून चूसने के लिए इनको छोड़ जाओगे, दिक्कुओं को छोड़ जाओगे। अब आप सोचो, आज ये बात इजी लग रही है, लेकिन उस समय ये बात लिखी गई थी 1935 में। उस समय भी समाज जागरूक था, अपनी बात रखता था। तो हमारी रूढ़ी परंपराओं को संरक्षित किया जाए। आज वही रूढ़ी परंपरा का नाम धर्म कर दिया गया। कोई सरना धर्म कह रहा है, कोई गोंडी धर्म कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अगर हम धर्म के आधार पे जाएंगे तो हम माइनॉरिटीज के माइनॉरिटी में चले जाएंगे। जबकि आप देखेंगे 1871 से लेके 1941 तक जो जनगणनाएं आई, उन जनगणनाओं में आदिवासियों को ट्राइबल, एमिनिस्ट, एबोरिजिनल, जैसा आपने बताया, इन सब नामों से उनकी जनगणना की गई थी, और इनकी आबादी पूरे भारत में तीसरे नंबर पे थी। पूरे भारत में तीसरे नंबर पे थी। आज ये तीसरे नंबर पर न रहे, इसके लिए इनको धर्म के जाल में, धर्म के माया जाल में इनको फंसाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, और आज ये रूढ़ी परंपरा की जगह एक धर्म कोड की मांग करने लगे हैं। लेकिन आप देखिए, वो धर्म कोड कहा जा रहा है
लेकिन वास्तव में वो ट्राइबल या एबोरिजिनल या जीववादी इस तरह की मांग में एक मांग रख करने को, एक पहचान करने की बात हो रही है कि हमारी जनगणना इस कॉलम के अंदर, 7वें कॉलम डालते हुए इसके अंदर ट्राइबल्स की जनगणना की जाए। तो अब देखिए कि ये जो ट्राइबल्स की जनगणना होती है, इसके अंदर अगर हम धर्म डाल देंगे, जैसे कोई कह रहा है गोंडी धर्म, कोई कह रहा है सरना धर्म, आसाम या आपके सेवन सिस्टर हिल्स के कुछ और मांग रहे हैं, गारो मांग रहे हैं, खासी मांग रहे हैं, अगर सबको धर्म के नाम पे डाल देंगे तो 82 रिलीजियन हो जाए। एक तो 700 750 से ज्यादा इनके वंश हैं आदिवासियों के, उसमें भी अगर आप धर्म के नाम पे चले जाएंगे तो ये और भी बढ़ जाएंगे, तो इनकी ताकत 0 हो जाएगी। अभी तो गवर्नमेंट के हिसाब से 7.5%, आबादी के हिसाब से जो पॉपुलेशन नियर अबाउट 9.5%, 12 करोड़ से ऊपर की आबादी हो चुकी है। तो उसमें आप देखिए तो ये समाज और बढ़ जाएगा। तो अभी 12 करोड़ की आबादी एकजुट होने के बावजूद इस मनुवादी व्यवस्था में अपने अधिकार संरक्षित नहीं कर पा रही है, और धर्म के आधार पे अगर बढ़ जाएगी तो भी ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसका पतन हो जाएगा, इसकी अस्मिता खत्म हो जाएगी। और ये जब अस्मिता खत्म हो जाएगी तो एसटी के अंदर दिए जाने वाले लाभ इनको नहीं मिलेंगे। इसलिए बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन को चलाया और एक अपनी पहचान के अंदर अब सभी इस बात पे सहमत हैं, एबोरिजिनल या ट्राइबल के नाम पर हमारी जनगणना की जाए। तो ये इसका टोटल एक डिमांड है और इसकी आवश्यकता है अपनी अस्मिता को कायम रखने के लिए। आप देखिए, जब मोहन भागवत करते हैं कि धर्मांतरण करने से आदमी की मूल चीजें अव्यवस्थित हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो क्या आदिवासियों के रूढ़ियों को आप हिंदू नाम दे करके उनकी अस्मिता, उनकी चीजों को खत्म नहीं करने का प्रयास कर रहे हो? आखिर आपको ये हिम्मत हुई कहां से कि कास्ट सेंसस, जो सेंसस होगा उसमें आदिवासियों को हिंदू लिखा जाए? आर यू सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इसलिए जंतर मंतर पे ट्राइबल जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और चुपचाप जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और चुपचाप वापस आते हैं। अंडमान निकोबार में इनकी बैठक हुई, बाहर के भी ट्राइबलों के नेता आए, फॉरेन से भी आए, अपने इंडिया के भी थे, और वहां ये डिसाइड हुआ कि हमारी पहचान ट्राइबल या एबोरिजिनल के रूप में ही रखी जाए। अब ये चीज फैल रहा है, लेकिन जहां मनुवादियों के प्रभाव वाले इलाके हैं वहां हमारे ही आदमी कह रहे हैं कि नहीं, गोंडी धर्म होना चाहिए, सरना धर्म होना चाहिए, गारो धर्म होना चाहिए, तो खासी धर्म होना चाहिए। नहीं साथियों, आप सभी से विनती है कि आप अपनी पहचान ट्राइबल या एबोरिजिनल के रूप में रखिए। सबसे बेहतर होता है एबोरिजिनल। और इस देश में चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इन्होंने कभी ये चैलेंज नहीं किया कि हम आर्यों की तरफ बाहर से आए, जबकि आर्यों ने कहा कि हम बाहर से आए हैं। उनके ग्रंथ बोलते हैं, जब भारत एक खोज पढ़ लीजिए, चाहे गंगा टू गंगा पढ़ लीजिए, और या फिर तिलक की लिखी किताब उसको पढ़ लीजिए। हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो खुद वो कह रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों ने कहा, संविधान सभा के अंदर ये डिबेट में आया हुआ है, हमारे लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम बाहर से आए हैं। मीन्स दे आर आल्सो एबोरिजिनल। अब वो पहले परिवर्तित हो गए, बाद में पता चला, या कहिए कि उनकी बस्तियां आर्यों के बस्तियों के सटे थी, भली अलग थी, सटे थी, उनका प्रभाव हुआ, उनके जुल्मों का शिकार हुए, और ऐसे लोग ही
और पूरे को बाबा साहब ने उस समय गोलमेज सभा में डिप्रेस क्लासेस कहा। उसी डिप्रेस क्लासेस को इंडिया एक्ट 1935 में आकर के शेड्यूल कास्ट के नाम पे लेकर आया गया, जो आज हम शेड्यूल कास्ट जिनको कह रहे हैं, वहां लाया गया। लेकिन जब 1949 में आया तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स उसी डिप्रेस क्लासेस से निकाला गया। जो बाकी बच गया वो आर्टिकल 340 के तहत काका कालेलकर कमीशन ने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद बीपी मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया, संघर्ष चलता रहा और बीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इनको ओबीसी के नाम पे फिर आरक्षण दिया। तो आज वो सभी कुछ न कुछ लाभ पा रहे हैं, और ये लाभ पा रहे हैं। यहाँ के मूल निवासियों के जब चेहरे पे चमक आने लगी तब आज निजीकरण, ये इनकी सारी चीजें खत्म हो जाए, आर्थिक स्रोत खत्म हो जाए। हमारे पास आर्थिक स्रोत में क्या है? सरकारी नौकरी है। बाकी सेठिए के पास जो नौकरी कर रहे हो तो हैंड टू माउथ है। हमारा कोई बहुत एंटरप्रेन्योर नहीं है। खेती सिकुड़ती चली जा रही है, खेती हम कर नहीं पा रहे हैं। तो आखिर हमको संवैधानिक लाभ लेना है, एक जगह खड़े रहना है, तो हम अगर हमारी पहचान नहीं बनेगी और उस पहचान के अंतर्गत जनगणना नहीं होगी तो हमारी एक्चुअल जनसंख्या का पता नहीं चलेगा और हमें संवैधानिक लाभ नहीं मिलेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी एक पहचान के तहत जनगणना कराई जाए, और वो पहचान भी इस समाज ने निर्धारित कर लिया कि हमको ट्राइबल या एबोरिजिनल के रूप में पहचाना जाए। जी मैडम। जी सर, डॉक्टर उमेश जी, आपने बताया कि इंडिजिनियस पीपल, ये जो भारत के मूल निवासी है, ये आप कहना चाह रहे हैं, और आप अपने साथियों को ये भी कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से हम लोग इस जो हिंदू जो धर्म कोड की मांग कर रहे हैं उसमें हम एक मत हो, उसमें हम ट्राइब्स की सर्वसम्मति से हम उनको माने, या तो फिर हम अबॉर्जिनल को हम मान्यता दे सकते हैं। आपने ये बताया। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी सर कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि भारत के आदिवासी मूल निवासी है, और जो 5 जनवरी 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी SC/ST एट्रोसिटी के केस में, उसका केस नंबर है 10,367 ऑफ 2010 में फैसला सुनाते हुए ये माना है कि भारत के आदिवासी ये मूल निवासी है, और ओरिजिनल इनहेबिटेंट, अबॉर्जिनल, और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासियों को स्वयं आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय यानी कि इन हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है, और सही समानता, जेन्युइन इक्वालिटी को प्राप्त करने के लिए उन्हें विशेष संरक्षण यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऐसी नीति को भी स्वीकार किया है, जो मूल मानवाधिकारों की सोच है। तो यह सोच सर्वप्रथम अपने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दुनिया को दी है। बाबा साहेब आम्बेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 1, 24 मार्च 1947। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी मानता है कि जो आदिवासी है वो इंडिजिनियस पीपल है, मूल निवासी है। तो केंद्र सरकार इस समाज को एक कोड क्यों नहीं दे रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसके लिए पूरे देश के आदिवासियों को इकट्ठा होकर आंदोलन करना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, तो ही हम हमारी समाज की जो मांग है वो हमें गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना होगा, तो ही हमें ये गवर्नमेंट इस हमारी मांग को पूरी करेगी। और इसी बात के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, कल गुरुवार 14 जुलाई रात्रि 8:30 बजे कल का हमारा सब्जेक्ट है सपा, बसपा, आरजेडी जैसी मूल निवासी पार्टियों का परिवारवाद एक्सपोज हो चुका है, जिसमें हमारे वक्ता है मूल निवासी संदीप राम टेके, जो उपाध्यक्ष है DPI के PPID महाराष्ट्र। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है
कि हमारा ये MNT न्यूज नेटवर्क देखना ना भूले, और जो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं ये इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं वो फेसबुक पेज को लाइक करें। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।